स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताएं आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं या फिज़िक्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बताएं केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, जो आपके इर्द गिर्द केमिकल्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं, जो आपको नज़र नहीं भी आती, जैसे कि हवा है, पानी, आग, बिल्डिंग, जिस घर में आप बैठे हैं, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं। इन सब्सटेंसेस की खसूसियात क्या हैं, कंपोजिशन, ये बने किस चीज़ से हुए हैं, स्ट्रक्चर, इनकी साख कैसी है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, कि जो भी मादा मैटर आपके इर्द गिर्द पाया जाता है, ये फिजिकली और केमिकली किन चीज़ों के से मिलके बना और इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ वकू पजीर होती हैं। और लास्ट है लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग दीज चेंजेस, और कौन कौन से कवानीन कुदरत के ऐसे हैं जो इन चीज़ों के साथ में रद्दोबदल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैटर जो है वो क्या होता है, मैटर असल में तीन चीज़ों के मिलने से बनता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं, मैटर। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक लाइन के अंदर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं आपको सिंपली बताऊं, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। वेरी सिंपल, ऐसी साइंस जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और ये मैटर आपके सामने है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, डेफिनेशन हमने देख ली। अब दूसरी हेडिंग है एनर्जी इन चेंजेस, कि कौन कौन से एनर्जी के अंदर तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर आमतौर पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लाइन को छोड़ेंगे, आगे आ जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अच्छा शॉर्ट में कैसे आ सकता है, किसी एक ब्रांच का आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट्सेट्रा। और लॉन्ग में किस तरह आ सकता है, डिफाइन केमिस्ट्री, राइट अ फ्यू एग्जाम्पल, फ्यू ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, ब्रांचेज वाला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखें, जो अब यहाँ पे बायो के स्टूडेंट भी हैं क्लास में, बायो के स्टूडेंट्स भी देखें तो बायो के अंदर पहला चैप्टर डेफिनेशन के बाद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फिजिक्स में देखें पहला चैप्टर बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और उनके बाद ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसी तरह केमिस्ट्री में भी देखें तो पहले चैप्टर के अंदर आपको ब्रांचेज दे दी गई हैं। तो इसका मतलब है ब्रांचेज का क्वेश्चन जहाँ पे भी होगा, इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे हमारे पास 7-8 ब्रांचेज जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, हम उन सबको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री स्टडीज सब्सटेंसेस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, इसके अंदर हम चीज़ों को एटम और मॉलिक्यूल की सतह पे जाके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, साथ साथ एग्जांपल भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको समझ आती रहे। आपसे पूछा जाए कि बताएं फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से व्हाट इज़ एयर, हवा क्या है। तो देखें हमने क्या कहा, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो आप सिंपली क्या आंसर देंगे कि हवा की डेफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री के एतबार से क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये इन तीन गैसों के मिलने से बनी है, छोटी छोटी गैसेज और भी होंगी, लेकिन मेजर जो है वो एयर इन तीन एटम्स और एलिमेंट्स के मिलने से बनी। तो जब हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बात की तो हम किसकी बात करते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलें वो देखते हैं बाद में कितने चैप्टर शामिल करने हैं आशिर। फिलहाल आप मैसेज पे तवज्जो कम दें, मेरा ख्याल है आप लोग जो बताया जा रहा है समझाया जा रहा है उस पे आ जाएं। बाद में मैसेज भी देखेंगे और बाद में बात भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री। एक्सप्लेन हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज काज एटम्स मॉलिक्यूल्स टू बिहेव, कि जो बुनियादी कवानीन हैं नेचर के, उनके मुताबिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होता है। प्रिडिक्ट्स एंड कंट्रोल रेट्स ऑफ रिएक्शंस, कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसमें इन दो चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। रेट्स ऑफ रिएक्शन कहा जाता है रिएक्शन की रफ्तार। कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें क्या क्या कंडीशंस इम्पोज होती हैं, अप्लाई होती हैं। इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कह दिया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शंस ऑन लार्ज स्केल, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। अब देखें, जब हम सादा सी एक बात, एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, वाटर, H2O। अब आपको ये बात बताने का मकसद क्या है कि दो गैसें, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस जब भी मिलेंगी तो लिक्विड बन जाएगा वाटर। अब आप क्यों बताया जाता है, ताकि जब आप बड़े होकर केमिस्ट्री को एज अ प्रोफेशन चूज़ करें तो आपके जहन में बुनियादी चीज़ें क्लियर हों कि किन किन एटम्स को इस्तेमाल करके आप फ़ायदेमंद चीज़ें बना सकते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन हमारे किसी काम की नहीं है, हवा में बहुत सारी है। ऑक्सीजन हवा में बहुत सारी है, तकरीबन 21% आपकी हवा जो है वो ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी है। अब इन दो गैसों को अलग अलग देखें तो ये कुछ भी नहीं है। इनको मिला दिया जाए तो पानी, जो कि बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की। तो ये जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर, इनको पढ़ने पढ़ाने का मकसद ये होता है कि इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सके। उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, ऑलरेडी हम इन पे बात कर चुके हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आ जाएं, हर वो केमिकल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं, उस केमिस्ट्री को या उन केमिकल्स को कह दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो उस लिहाज से वो केमिस्ट्री कौन सी कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह ऐसे केमिकल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखें, डील्स विद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिसमें कार्बन ना होने के बराबर, जिसमें कार्बन बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। क्या फ़ायदे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इससे फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बच्चों कहा जाता है खाद, खादें बनाई जाती हैं, मेडिसन्स तैयार होती हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं वो कैटलिस्ट हैं। पिगमेंट्स एंड कोटिंग्स, यानी रंग वगैरह, कपड़ों को रंग दिया जाता है या और चीज़ों को पेंट वगैरह देखते हैं गाड़ियों के ऊपर, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक अभी मैंने डिस्कस किया, ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं एक, C6H12O6, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। अब देखें, इसके अंदर कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया। इसी तरह एक और कंपाउंड देखते हैं, C6H6 बेंजीन, दोनों चीज़ें आ गई। तो हर वो कंपाउंड, हर वो केमिकल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे हों वो ऑर्गेनिक है। तो आपके ख्याल में बताएं ज़रा मुझे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? बताएं ज़रा मुझे चैट में लिख के एक दफ़ा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है?
यस, आई एम वेटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इब्राहिम, जस्ट थिंक अगेन। देखें, मैंने अभी कहा आशिर इमरान इज आल्सो रॉन्ग। देखें, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो इनऑर्गेनिक ही रहेगी चीज़। जब दोनों इकट्ठे हो जाएं, जैसे यहाँ पे देखें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे देखें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक केमिकल्स कहा जाता है। अगर CO2 है तो कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। सिमिलरली H2O, वाटर, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इट इज आल्सो इनऑर्गेनिक। आई थिंक द पॉइंट इज नाउ क्लियर। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कंसर्न विद और कार्बन कंपाउंड्स, मींस हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। कार्बोनेट्स हैं इसमें, बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, यानी हर चीज़ की बनावट, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसकी खसूसियात क्या है और वो केमिकल रिएक्शंस कैसे करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जल्दी से हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें ब्रांचेस के अंदर आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है सिर्फ। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो दो चीज़ें आपको मिलती रहें। नंबर 1 डेफिनेशन और नंबर 2 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस, कि हम उसको यूज़ कहाँ पे करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है देखें ज़रा। स्टडीज केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना इन एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बायोकेमिकल क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जिनमें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोकेमिकल में देखें दो वर्ड हैं, बायो फॉर लिविंग एंड केमिकल फॉर केमिकल। तो ऐसे केमिकल्स जो किसी भी जानदार में पाए जाते हैं या जो जानदारों के बाहर पाए जाते हैं, सादा केमिकल्स, उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? फोकसेस ऑन एयर, सॉयल, मट्टी एंड वाटर। ठीक है, हेल्प्स अंडरस्टैंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इंसान का हमारे माहौल पे क्या असर हो रहा है, इसकी स्टडी की जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसेंशियल फॉर स्टडिंग पोल्यूशन कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन। आमतौर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सारी की सारी पोल्यूशन के गिर्द घूमती है कि पोल्यूशन कहाँ से पैदा होती है, इसमें कौन कौन से नुकसानदेह केमिकल्स हैं, उनके हमारी सेहत पे असरात क्या हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद देखें एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से और थोड़ी सी मुश्किल भी है समझना इसको। इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल्स का आपस में मुकाबला करते हैं, तज्जिया करते हैं। इंक्लूड्स सेपरेशन, जैसे कि एक केमिकल में से दूसरे को अलग करना, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना, एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, और बताना कि इसमें कितनी मिकदार है। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर के आसपास कहीं फ़िल्टर लगा होता है, आप वहाँ से पानी लेकर आते हैं, पानी पीते हैं तो उसका जायका आपको ठीक महसूस नहीं होता। आप क्या करेंगे? उसको लेबॉर्ट्री में ले जाएंगे और उसको चेक करवाएंगे, और जो चेक करेगा वो आपको एक पेपर निकाल के देगा, प्रिंट। उस प्रिंट के ऊपर बहुत सारे साल्ट्स के नाम लिखे होंगे, बहुत सारे, 1 2 3 4 5, और उनकी अलग अलग कंसनट्रेशन मिकदार लिखी होगी। उन साल्ट्स की मिकदार को देख के आप बता देंगे कि पानी ठीक है, काबिल इस्तेमाल है या नहीं। ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें आप किसी केमिकल, किसी लिक्विड, किसी सॉलिड की
बनी हुई चीज़ों का तज्ज़िया करते हैं, उसके जो अंदर जो उसके अज्ज़ा हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस लिहाज से यूजेस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रिसाइज एनालिसिस। तो अब इसके लिए जो है वो बड़ी मॉडर्न चीज़ें, लेबॉर्ट्रीज वगैरह अपरेटस इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आए। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडीज केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसके अंदर भी दो नाम आ गए। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री केमिकल। तो ऐसे केमिकल जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री। मसलन आपके ब्लड की स्टडी, आपके स्टमक के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टडी, आपकी बोन्स के अंदर प्रोटीन की मिकदार कितनी है उसकी। जब भी किसी जानदार का नाम आ जाएगा, लिविंग की बात होगी, तो वो जो स्टडी है वो केमिकल की स्टडी क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री। फोकसेस ऑन मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर बेसिकली ये चार चीज़ें पढ़ी जाती हैं। वाटर भी इसमें शामिल है, लिपिड्स चिकनाई वाली चीज़ों को कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए। हेल्प्स अंडरस्टैंड लाइफ एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। इसके अंदर भी हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि किन मॉलिक्यूल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलने से ये बने। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम बॉम्ब, सीधी सी बात है, सिंपली स्पीकिंग। तो देखें पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है डील विद न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी। कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसके अंदर कौन से रिएक्शंस हैं और कितनी उसमें से रेडियो एक्टिविटी यानी शुआएं खारिज होती हैं। स्टडीज ट्रांसफॉर्मेशन इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। अच्छा, आपको पता है जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो एक छोटा सा जर्रा होता है, छोटा सा जर्रा। इस छोटे से जर्रे के अंदर तबाही मचती है तो वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो नुकसान होता है। एप्लीकेशन इन मेडिसन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री हमारी इंडस्ट्री सारी की सारी इस पे चलती है। कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो सारी इस पे चलती है। पॉलीमर, धागे, कपड़े को कहा जाता है। तो देखेंगे स्टडीज लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। फोकसेस ऑन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। तो इसमें प्लास्टिक की चीज़ें, कपड़ा वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री जितनी भी है वो सारी की सारी पॉलीमर है। प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद थर्ड लास्ट है हमारे पास जियो केमिस्ट्री। अब देखें जियो केमिस्ट्री के नाम से ही पता चल रहा है, दो वर्ड हैं इसके अंदर भी। जियो का मतलब होता है अर्थ और केमिस्ट्री कहा जाता है केमिकल्स को। तो केमिकल कंपोजिशन एंड मिनरल्स अर्थ के अंदर जो पाई जाती हैं उसे कहा जाता है जियो केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ प्रोसेस। तो लावा निकलना, लावा किन चीज़ों के मिलने से बनता है, ज़मीन के नीचे कौन कौन से मादनियात छुपे हुए हैं, इन मादनियात के क्या क्या फ़वाइद हैं, ये जो माइंस निकाली जाती हैं, कान कुनी की जाती है, ये सारे के सारे जियो केमिस्ट्री। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नाम से पता चल गया मेडिसन। तो मेडिसन में इस्तेमाल होने वाले जो अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं, डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग ड्रग्स। यहाँ पे देखें एक वर्ड यूज़ हुआ ड्रग का। आमतौर पे हम इसको गलत मतलब लेते हैं ड्रग का। ड्रग का सिंपल मतलब होता है मेडिसन। इसका कोई गलत मतलब नहीं है। ड्रग हम आमतौर पे मंशियात को समझते हैं जबकि इसका सिर्फ मतलब मेडिसन है। स्टडीज ड्रग डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। कि मेडिसिन जो है, अब जैसे आप एक पैनाडोल की गोली खाते हैं, ये पैनाडोल की गोली आपके जिस्म में क्या करेगी, किस तरह से ब्लड में हल होगी, मैदे में जाएगी, मैदे में हल होगी, वहाँ से ब्लड में आएगी, ब्लड इसको सर में ले जाएगा और वहाँ पे सर का दर्द ठीक होगा। अब इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुए हैं वो असल में किसने बना के दिया आपको? मेडिसिनल केमिस्ट्री ने। ठीक है। उसके बाद देखिए जी, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉट्स का वर्ड आपने सुना होगा। जो खला में जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। और एक्स्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी? स्टडीज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस। स्पेस किन, जो खला जो है वो किन केमिकल्स के मिलने से बनी है, वहाँ पे कौन कौन सी गैसें हैं या नहीं है। फोकस ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस इन द यूनिवर्स। पूरी कायनात के अंदर जो केमिकल्स हैं
उनका आपस में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो उनके आपस में ताल्लुकात हैं, वो सारे के सारे इंटरेक्शन वगैरह को हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे जल्दी से ज़रा बताएं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आई हो वो पूछ लें। जी प्लीज़। Yes, Hamza. Drugs also called medicine. Not also called. Drugs are the medicines. Drugs are of two types. कुछ ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, कुछ एडिक्टिव ड्रग्स हैं, नशावर। उनमें से जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं वो नशा पैदा करती हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी, बनाना। सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, सिंथेसिस ऑफ कलर, सिंथेसिस का मतलब है किसी नई चीज़ का बनाना। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, लीव ना करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने लगा है। अच्छा, मलिक अनीस, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री भाई सिंपल सी होती ऐसी, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा स्क्रीन पे। अब एक केमिकल है जिसे कहा जाता है अमाइनो एसिड। ये 3 चीज़ों के मिलने से बना है। ये इसका फार्मूला है अमाइनो एसिड का। अब ये एक अमाइनो एसिड है, इसी तरह का एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा साथ, इसके बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। इसी तरह का एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा। जब इस तरह के हज़ारों अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? प्रोटीन। एक चीज़ बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं प्रोटीन का। तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं, जो चेन की शक्ल में मिलते जाएं और एक जेंट मॉलिक्यूल बना दें, बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम नाम देते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। अच्छा जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो खला के अंदर मौजूद अज्जा हैं, वहाँ पे जो गैसेस हैं, जैसे देखें ना, चांद पे जो गया था वो पहली दफ़ा चांद पे जाके उसने वहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठा किया, मट्टी ली, वहाँ से वापस लेकर आया। फिर ज़मीन पे मौजूद साइंसदानों ने इसको स्टडी किया तो पता चला कि चांद किस चीज़ से मिलके बना है। अब वो जो चांद से जो सैंपल लेकर आया था, मट्टी लेकर आया था, ये जो स्टडी थी, ये जो केमिस्ट्री थी, ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री ही थी। आजकल जो है जी सफ़ी रहमान, आजकल जो है लोग मरीख पे जाते हैं, मार्स पे, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करके लाते हैं। अब हमें कैसे पता है कि मार्स पे जो है वो पानी नहीं है, मार्स पे ज़िंदगी मौजूद नहीं है, वहाँ पे किसी ज़माने में पानी हुआ करता था। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? जब हमने देखा कि वहाँ से कुछ साइंटिस्ट जाके कुछ कलेक्ट करके लेके आए, सैंपल लेके आए, उनको उनका तज्ज़िया किया तो हमें पता चल गया। ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है सारी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि ऐसे केमिकल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते, उनकी स्टडी, ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। सॉरी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलें, मेरा ख्याल है मैंने सारे क्वेश्चन देखे जो आप लोगों ने पूछे थे, मैंने इनको एड्रेस कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग हर क्लास में पढ़ते हैं तकरीबन। 8th में भी आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे पहले 7th में भी आप लोग पढ़ चुके थे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ 9th में आपको एक 4th स्टेट भी दी गई है, प्लाज्मा। ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले मैं चारों स्टेट्स को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें ज़रा। 3 स्टेट्स को, सॉरी, प्लाज्मा को हम अलग से देखेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस।
सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने पैक होते हैं कि उनमें कोई खाली जगह बाकी नहीं बचती। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पैकिंग है वो सॉलिड को हार्ड बना देती है, सख्त बना देती है। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं जुड़े होते जिस तरह सॉलिड जुड़ा हुआ है। इनमें गैप्स हैं, थोड़े थोड़े गैप्स, ज़्यादा नहीं। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल ही नहीं जुड़े होते, दूर दूर होते हैं। अब इन शक्लों को, इनकी शेप्स को देखते हुए आप इनकी खसूसियात का अंदाज़ा लगाएंगे। देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला, मैटर, एनीथिंग विद मैस एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? मैटर। इसकी मुख्तलिफ शक्लें। सॉलिड, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो देखें, डेफिनेट का मतलब है फिक्स, तो इसकी एक फिक्स शक्ल होती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, मोबाइल की है या कंप्यूटर की, ये फिक्स है। ये स्क्रीन का साइज़ नहीं बदलता कभी भी, ना ये बढ़ती है ना कम होती है। क्या वजह है? क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉलिड की एक मखसूस शक्ल होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तमाम, ये वाले सारे, ये आपस में बड़े मजबूती से जुड़े हुए हैं। हाई डेंसिटी, वजन, इनकम्प्रेसिबल, इनका वजन बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल, आप इसको मजीद प्रेस नहीं कर सकते। आपके हाथ में पेन है या मार्कर है या बॉल पेन है, अगर वो सॉलिड है, प्लास्टिक नहीं है, तो आप उसको जितना मर्जी चाहें आप उसको नहीं दबा सकते नॉर्मल फोर्स के साथ, यानी वो मजीद कंप्रेस नहीं हो सकते, वो टूट जाएंगे, लेकिन साइज उनका कम नहीं हो सकता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन यानी प्रॉपर, जैसे चीनी का दाना होता है इस तरह से क्यूब शक्ल में, उनकी एक प्रॉपर शक्ल होती है। इसका यह मतलब है बस। उसके बाद आ जाए लिक्विड्स की तरफ। नॉट फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी शक्ल फिक्स नहीं होती। यानी आपने पानी उठाया, ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास जैसा बन गया, प्लेट में डाल देंगे तो वो फैल के प्लेट जैसा बन जाएगा। लेकिन वॉल्यूम, उनका जो हुजम है वो फिक्स होता है। मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके जो मॉलिक्यूल्स की आपस में कशिश है वो दरमियानी सी होती है। लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, इनको भी आप ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, प्रेस करके साइज कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। गैसेस, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है ना ही इनका हुजम। मसलन परफ्यूम की बोतल है आपके पास, वो बोतल भरी हुई है गैस से, वो परफ्यूम आप स्प्रे कर दें कमरे में तो पूरा कमरा भर जाएगा गैस से, खुशबू से। इसका मतलब है ना इसका वॉल्यूम फिक्स है, पूरे कमरे का वॉल्यूम का हुजम ले लिया उसने, ना ही उसका, उसकी जो शेप है वो फिक्स है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसकी वजह क्या है कि इसके दरमियान जो कशिश है, जो एक दूसरे को खींच के रखने की, जोड़ के रखने की ताकत है, वो बिल्कुल कमज़ोर है या नहीं होती। ईजिली कंप्रेसिबल, आसानी से आप इसको दबा सकते हैं। तो देखें, पूरे कमरे में फैल जाने वाली खुशबू को एक छोटी सी बोतल में कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो लो डेंसिटी, इसका वजन भी नहीं होता। तो आप देखें टायर की हवा, आप उसको निकालना शुरू करें तो कितनी देर वो हवा निकलती ही रहेगी, लेकिन वो छोटे से टायर के अंदर बंद होती है। अच्छा, आप देखें प्लाज्मा क्या होता है। अगर आप क्या करें, इस गैस को गर्म करना शुरू कर दें, आग देना शुरू कर दें, गैस को इतना गर्म करें कि इसके मॉलिक्यूल्स की शक्ल, हर चीज़ बदल जाए, वो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। हाई एनर्जी आयनाइज्ड गैस, ऐसी गैस जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी भर दी है हीट की शक्ल में। फाउंड इन लाइटनिंग, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, वेल्डिंग वगैरह। तो जहाँ भी जो चमक वगैरह पैदा करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आमतौर पे प्लाज्मा से मिलकर बनी। तो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, इसमें मोबाइल की है या लैपटॉप की है या कंप्यूटर की है, इसमें जो भी जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, वो प्लाज्मा की वजह से। ये जो एलईडी, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये सारा प्लाज्मा ही होता है। आपके पास जो कैलकुलेटर्स हैं उसकी स्क्रीन, उसमें भी थोड़ी सी चमक होती है, वो भी प्लाज्मा से मिलकर बनी है। ठीक है, ये तीन चीज़ों को हम छोड़ेंगे, इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाए। ये इसलिए क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको मैं कुछ और तरह से इसको एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं।
एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जैसे कि हाइड्रोजन H2 एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन O2 एक एलिमेंट है। जब ये दोनों मिलते हैं H2O बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? कंपाउंड। वेरी सिंपल। कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है? कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या हैं? सिंपलेस्ट। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कल हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस सारे के अंदर जो हमने कॉलम्स और पीरियड्स बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें, और 118 नाम जो हमने इसके अंदर देखे, वो जो 118 है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या है? सबसे सिंपल फॉर्म जो होती है मैटर की, सबसे सादा शक्ल को हम क्या नाम दे देते हैं? एलिमेंट्स। मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, और इसके अंदर हमेशा एक ही तरह के एटम्स होंगे। जैसे H2 देखें ना, मैंने दो दो H ही हैं इसके अंदर। H2 बना दो H के मिलने से, O2 बना दो O के मिलने से। S8 बन जाए तो S S S यानी 8 सल्फर आपस में मिलें तो एक S8 बन जाएगा। S8 क्या कहलाएगा? एलिमेंट। एक ही तरह के हों बेशक जितने भी हों, वो एक एलिमेंट। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली, आप उसको तोड़ नहीं सकते। एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, उसमें आपको सॉलिड्स की शक्ल में मिलेंगे, लिक्विड और गैस की शक्ल में भी मिलता है। आगे मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटालॉइड्स भी। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं आप सबको पता है, जो धात होती है जिसकी सरफेस चमकदार होती है, वो मेटल। नॉन मेटल जो गैर धात है, जैसे हवा। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में है, जैसे कि प्लास्टिक। अब जो प्लास्टिक है ना, ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, बल्कि क्या है? मेटलॉइड। और नोबल गैसेस क्या है? प्रोडक्ट टेबल आप देखें तो आखिरी जो आपको 18 ग्रुप मिलता है, 18वां ग्रुप, वो सारी की सारी नोबल गैसेस है। और अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर सुना तो मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है। इनका दूसरा नाम भी होता है, इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताएं नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है? अभी पता चल जाएगा कि किस किस ने कल का लेक्चर सुना था। बताएं ज़रा। वाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस, इनमें क्या ऐसी खासियत है कि ये नोबल गैसेस कहलाती हैं? हुमायूं खान जी, आप डेफिनेशन जो भी लिखना चाहें लिख लें सिंपल वर्ड्स में। वैसे तो आपको टीचर्स ने लिखवाई भी हों, अगर आप ने सर बशारत से पढ़ा है या सर फजल से पढ़ा है तो आपको लिखवाई भी गई होंगी। और अगर नहीं भी लिखवाई तो मैं आपको ये नोट्स भी भेज दूंगा, आप जो चाहें कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा। क्वेश्चन ये है हमजा, कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? कल मैंने बताया था, नोबल का मतलब होता है सबसे हटके, सबसे अलग। तो ये सबसे अलग क्यों समझी जाती हैं? 118 एलिमेंट्स में जो 8 या 9 के करीब नोबल गैसेस हैं, इनको नोबल गैसेस क्यों कहा? सबसे अलग या सबसे डिफरेंट गैसेस क्यों समझी जाती हैं? चले मैं आपको खुद ही आंसर देता हूँ। नोबल गैसेस को इसलिए नोबल कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती। तमाम एलिमेंट्स के पास केमिकल रिएक्शंस करने की सलाहियत होती है, सिवाय इन 8 एलिमेंट्स के जिनको नोबल गैसेस कह दिया गया। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी से भी पूछेंगे जो आम स्टूडेंट है, साइंस पढ़ता है, वो नहीं बता सकेगा। इवन के बहुत से एफएससी के स्टूडेंट्स को भी ये बात नहीं पता होती कि इनको नोबल गैसेस ही क्यों कहा गया, कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया गया। तो रीज़न अब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलें, ज़रा बताएं कमेंट्स के अंदर एक दफ़ा, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सारे सुन रहे हैं।
यस, हमज़ा, इब्राहिम, सफ़ीउर रहमान, साइम अली। असल में सेटिंग थोड़ी सी ऐसी होती है कि जो आपका मैसेज होता है ना, वो मुझे 1 मिनट के बाद मिलना होता है, 60 सेकेंड्स के बाद। जी इब्राहिम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकती, दैट्स वाई। हमजा ने भी आंसर दे दिया है, गुड। चले जी, आगे मूव करते हैं फिर। मेरा ख्याल है तमाम बच्चे ही सुन रहे हैं लेक्चर, गुड। अच्छा, अब एलिमेंट्स की बात हो गई। मैंने कहा एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही तरह की चीज़ों, एक ही तरह के एलिमेंट्स के मिलने से जो बन जाए वो एलिमेंट है। दो एलिमेंट्स आपस में मिले, जैसे कि वाटर, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप सबको अच्छी तरह आना चाहिए। एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सर क्या है। इसको ज़रा गौर से सुने, आज आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ सिर्फ एच, ये एक एटम है। दो एच मिल जाए और एक H2 बना दें, ये एक एलिमेंट है। दो O मिल जाएं, एक O2 बना दें, ये एक एलिमेंट है। और जब ये दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, ये कंपाउंड है। ठीक है, देखते हैं। प्योर सब्सटेंस ऑफ टू और मोर केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स। जब भी एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड बना लें, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हमेशा उनकी रेशो फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने फार्मूला लिखा H2O, यानी दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन। कभी भी दो हाइड्रोजन प्लस दो ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर नहीं बन सकता। वाटर के लिए दोनों की अमाउंट फिक्स्ड होगी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वाटर बनेगा। इसका ये मतलब है फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स। इसके आगे टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक, इंटरमेटालिक, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक। अभी हमने बात की, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो ऑर्गेनिक, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना तो इनऑर्गेनिक। ठीक है, मिक्सचर देखेंगे आगे। मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशो। अगर किसी भी रेशो में मिल जाए तो वो मिक्सर है। मसलन आप H2 प्लस O2 को मिला के H2O2 बना दें, ये कोई फार्मूला तो नहीं है किसी चीज़ का, पानी वगैरह का, तो ये फिर क्या कहलाएगा, मिक्सर। आप यूँ समझ लें कि किसी भी दो केमिकल्स को उठा के मिला दें, बेशक वो आपस में रिएक्शन करते हो या ना करते हो, आप उसको क्या कहेंगे कि एक मिक्सर है। कोई भी दो केमिकल्स आप उठा के मिला दें, कोई भी दो केमिकल्स, बेशक वो आपस में रिएक्शन करें या ना, वो क्या कहलाएंगे, मिक्सचर। नॉट केमिकली बॉन्डेड, इनमें कोई बॉन्ड ही नहीं बनता। इसके आगे दो टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में पहले वर्ड समझ लें तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो मिलके एक जैसे बन जाए। मसलन पानी का ग्लास लें, उसमें एक चम्मच नमक का हल कर दें, क्या नमक आपको अलग नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। तो ये जो आपने नमक का एक चम्मच उसमें डाल दिया, ये जो मिक्सर है ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सर, जो हल हो गया, एक ही शक्ल में आ गया।
लेकिन अगर इसी पानी में आप रेत हल कर दें, सैंड, उसको जितना मर्जी हिलाते रहें वो हल नहीं होगी, अलग दिखेगी। अगर वो अलग दिखती रही, हल ना हुई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसे हम क्या नाम देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई इस बात की? होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाएं और वो यकजान हो जाएं, उनको अलग अलग करना मुमकिन ना हो, वो होमोजीनियस है। और अगर दो चीजों को मिलाएं और वो अलग अलग ही दिखती रहें, तो वो हेट्रोजीनियस है। चलें, यहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं किसको समझ आई है, कौन जवाब दे पाएगा। आप एक बॉक्स लें, इसके अंदर आप रेत प्लस बजरी को मिक्स कर दें और अच्छी तरह हिलाएं। बताएं, क्या ये होमोजीनियस मिक्सर है या ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है? बताएं ज़रा, आई विल वेट फॉर द आंसर्स। क्या ये होमोजीनियस है या ये हेट्रोजीनियस होगा? ये जो मिक्सर है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम बंद कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया, बच्चों ने सोना भी है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पे रखेंगे। चले, मैं आपको बता देता हूँ ताकि टाइम हम सबका बच जाए। ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें अलग रहेंगी, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएंगी, या अलग अलग रहेंगी, सेपरेट। तो डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मुख्तलिफ हैं, नहीं मिल पाएंगे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर। चलें जी, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत थोड़ा सा रह गया, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, बस ये रह गया है। तो ये मेरा ख्याल है 20 मिनट का सारा टॉपिक है जो पीछे बचा। तो ये मैं आप लोगों के साथ बाद में ये नोट शेयर भी कर दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तमाम बच्चे जो मौजूद रहे, उनको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी में से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऐड करूँगा एग्ज़ाम के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि जो बच्चे बात मानने वाले हैं, जो बच्चे अपना एहसास करने वाले हैं, उनको फ़ायदा भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोग फ़ायदे में रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर। मज़ीद भी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अगर कल भी एक सेशन रखते हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें और क्लियर कर लें। आप मुझे थोड़ी-सी अपनी सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लेट है, तो कल के लिए बता दें, हम कोई और टाइम सेट कर लेंगे। रखेंगे रात का ही, 9 बजे हो सकता है, 8 बजे हो सकता है, तो इससे पहले भी हो सकता है। तो जो टाइम आप सजेस्ट करें, चलें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 6 बजे के बाद कोई भी टाइम आप बता दें। आप मुझे अलग से मैसेज करते जाएँ, मैं देखूँगा जो जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे हम वो टाइम रख लेंगे, ताकि ज़्यादा पढ़ा जा सके। चलें बस ठीक है, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम बच्चों।